नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय हम सभी विगत 3-4 माह से कर रहे हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत जीवों के स्वरूप से संबंधित 20 प्ररूपणाओं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, जिसमें गुणस्थान प्ररूपणा पर अपनी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। दूसरे नंबर की जो प्ररूपणा है जीव समास प्ररूपणा, उस पर चर्चा चल रही है। जीव समास प्ररूपणा को 4 प्रकार से वर्णित किया गया है, जिसमें स्थान की अपेक्षा, योनि की अपेक्षा, शरीर की अवगाहना की अपेक्षा और कुल की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है। हम सभी ने स्थान और योनि की अपेक्षा जीव समास के या जीवों के भेद प्रभेदों को समझ लिया है। शरीर की अवगाहना की अपेक्षा जीवों को हम विस्तार से समझ रहे हैं। शरीर की अवगाहना को इन्होंने 2 प्रकार से विभाजित किया, जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। सभी प्रकार के अनंतानंत जीवों में सर्व जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की जो ऋजु गति से जन्म लेने जा रहा है और उसके उत्पत्ति के तीसरे समय में होती है। उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की होती है, जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है उसके बहुमध्य भाग में पाया जाता है। उसकी अवगाहना 1000 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी होती है। इसके बाद इंद्रियों की अपेक्षा इन्होंने बताया था तो एक इंद्रिय जीव में कमल की होती है, जो कुछ अधिक 1000 योजन की है। 2 इंद्रिय जीवों में 12 योजन का शंख होता है। 3 इंद्रिय जीवों में 3 कोष की चींटी या रक्त बिच्छू नाम का कोई जीव होता है। 4 इंद्रिय जीवों में 1 योजन का भौरा होता है और पंचेंद्रिय जीवों में 1000 योजन का महामत्स्य होता है। ये उत्कृष्ट अवगाहना। जघन्य अवगाहना की बात करें तो 1 इंद्रियों में जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है। 2 इंद्रिय जीवों में अरुंधरी नामक जीव की, 3 इंद्रिय जीवों में कुंथु नामक जीव की और 4 इंद्रिय जीवों में काण मक्षिका नामक मक्खी की होती है। पंचेंद्रिय जीवों में सर्व जघन्य अवगाहना सिक्तक या तंदुल मच्छ की होती है। इस प्रकार से यह अवगाहना का इन्होंने सामान्य वर्णन किया था। फिर इसके बाद जब विशेष वर्णन किया तब इन्होंने बताया था कि जीवों को हम 16 प्रकार से विभाजित करेंगे। जो 16 प्रकार के जीव हैं उनमें पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक वादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक वादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक वादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक वादर और निगोदिया जीव सूक्ष्म, निगोदिया जीव वादर, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ऐसे 12 प्रकार के जीव होंगे एक इंद्रिय संबंधी और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रसजीव संबंधी 4 भेद। कुल 16 प्रकार के जीव होते हैं। ये 16 ही जीव पर्याप्तक भी होंगे और ये 16 ही जीव अपर्याप्तक भी होंगे, तो 32 प्रकार के जीव हो गए। अब इन सभी 32 प्रकार के जीवों की जघन्य अवगाहना भी होगी और उत्कृष्ट अवगाहना भी होगी।
तो इस प्रकार से 64 प्रकार से जीवों की अवगाहना का वर्णन किया गया। इन 64 प्रकार के जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्तक जीव की है, जिसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। और सबसे बड़ी अवगाहना महामत्स्य की होती है, जो पंचेंद्रिय जीव कहलाता है, पर्याप्तक होता है। तो 64वें नंबर पर उसको रखेंगे। बीच में जो 62 भेद बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसको हमने पूर्व की कक्षा में समझा था। और इन्होंने कॉलम की अपेक्षा जीवों को उनको विभाजित किया है कि पहले कॉलम में हम 5 जीव रखेंगे, दूसरे कॉलम में 6, तीसरे कॉलम में पुनः 5, ऐसे 3 कॉलम की प्रारंभिक बात रखी। फिर इन्होंने एक वर्णन किया था कि जो प्रारंभ के 11 जीव हैं, पहले कॉलम के 5 और दूसरे कॉलम के 6, इन 11 जीवों को हम पुनः स्थापित करेंगे और इनकी 3 श्रेणियां बनाएंगे। यहां अपन ने पहले कॉलम बनाया सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म वायु कायक, सूक्ष्म अग्नि कायक, सूक्ष्म जल कायक, सूक्ष्म पृथ्वी कायक। फिर दूसरा कॉलम बनाया था वादर वायु कायक, वादर अग्नि कायक, वादर जल कायक, वादर पृथ्वी कायक, वादर निगोदीय जीव और प्रतिष्ठित प्रत्येक। और फिर तीसरे कॉलम में अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। ऐसे 16 प्रकार के जीव अपन ने इसमें रखे थे। फिर इन 16 प्रकार के जीवों में जो प्रारंभ के 11 हैं, इनको पुनः रखना है और 3 श्रेणियां बनानी है। तो अपन ने पुनः इन 11 प्रकार के जीवों को रखा और 3 श्रेणियों में लिखा। फिर इसके बाद पुनः आगामी 3 कॉलम और बनाए थे, जिसमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पंचेंद्रिय, और फिर पुनः यही 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पंचेंद्रिय जीव को रखा था। अब अपन को इनमें, इन जीवों में पर्याप्त कौन है, अपर्याप्त कौन है, जघन्य अवगाहना किसकी है, उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है, ये अपन को देखना है। तब इन्होंने कल की कक्षा अपन ने देखी थी, उसमें 2 गाथाओं को पढ़ा था, जिसमें पहली गाथा में इन्होंने लिखा था कि जो प्रारंभ के ये जो 16 जीव हैं, पड़मम सोलम, जो प्रारंभ के 16 जीव हैं वो जघन्य अपर्याप्तकों के हैं। ये सारे के सारे अपर्याप्तक जीव हैं और ये इनकी जघन्य अवगाहना है अपर्याप्तकों में। फिर अपर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना से बढ़कर के पर्याप्तकों की जघन्य अवगाहना होगी। ये जो पर्याप्तक जीव है इनकी जघन्य अवगाहना होगी। ये चौथे नंबर का कॉलम और फिर ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम में ये पर्याप्तकों की जघन्य। फिर पर्याप्तकों की जघन्य से बढ़ेंगे तो अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट आ जाएगी, और फिर अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट के बाद पुनः पर्याप्तकों की उत्कृष्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद ये जब एक इंद्रिय जीवों का कथन समाप्त होगा तो फिर बादर जीवों पर चर्चा करेंगे, 2 इंद्रिय आदि पर। तब उन्होंने लिखा था कि ये जो अगला कॉलम बनेगा ये पर्याप्तक जघन्य का है, फिर अपर्याप्तक उत्कृष्ट का है, फिर पर्याप्तक उत्कृष्ट का है। इस प्रकार से ये इन्होंने पूरा वर्णन गाथाओं में किया था। कल की गाथाओं में अपन ने इसका पूरा वर्णन विवेचन समझ लिया था। यदि इसको समझने में कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आप पुनः इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से देखें, कौन से जीवों को किस क्रम से रखा गया है। पहले इन 11 जीवों को देखें जो जघन्य अपर्याप्तक और जघन्य अपर्याप्तक, ये 11 जीव अपर्याप्तक हैं और जघन्य हैं। फिर अपर्याप्तक जघन्य के बाद फिर इन्हीं 11 जीवों को इधर रखा गया। इस कॉलम को छोड़ दें, ये तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय वाला हो गया। तो इधर जो 11 जीव थे ये जघन्य अपर्याप्तक के थे, फिर ये 11 जीव जघन्य पर्याप्तक के हो गए। तो जघन्य पर्याप्तक और जघन्य अपर्याप्तक दोनों हो गए। फिर इसके बाद अपर्याप्तक उत्कृष्ट के 11 और पर्याप्तक उत्कृष्ट के 11। तो इन 11 जीवों के पर्याप्तक के भी जघन्य उत्कृष्ट हो गए और अपर्याप्तक के भी जघन्य उत्कृष्ट हो गए। अब 11 के बाद जो 5 प्रकार के जीव और बचे, जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ये जो 5 प्रकार के जीव हैं इनके 4 कॉलम बनेंगे। तो एक कॉलम ये हो गया, फिर एक इधर, एक उधर, एक उधर, ये 4 कॉलम। तो इधर जघन्य अपर्याप्तक हो गया, ये जघन्य पर्याप्तक हो गया, फिर उधर अपर्याप्तक उत्कृष्ट हो गया, फिर पर्याप्तक उत्कृष्ट हो गया। इस प्रकार से यदि अपन क्रम से लगाएंगे तो क्रम से अपन को 64 प्रकार के जीवों की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना समझ में आ जाएगी। अब जो आगे विषय आज आने वाला है उस विषय में थोड़ा सा वर्णन विस्तार पूर्वक है, थोड़ा सा गहन विषय उसमें रखा गया है। हम समझाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आ पाता है।
यहां पर अब ये बता रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वहां से लेकर के सूक्ष्म वायु का एक तक, यहां इनका गुणकार बताया गया था कि सूक्ष्म निगोदिया से सूक्ष्म वायु का एक बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, ये इस चीज के संबंध में भी इधर 2 गाथाएं इन्होंने लिखी थी। उसमें इन्होंने लिखा था कि जो प्रारंभ के जो 42 हैं, ये ऊपर वाले 42 और नीचे के 22, ये अलग अलग करना है। ये जो ऊपर के 42 हैं, ये गुणित क्रम में है, एक की अवगाहना से दूसरे की अवगाहना गुणे में लगाएंगे, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी, इस प्रकार से गुणा करना है। जो नीचे के 22 हैं, इनकी अवगाहना गुणित नहीं है, गुने में ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा है, अधिक क्रमा। अधिक क्रम का मतलब जैसे 5 का दूना 10 होता है, तो यदि इसकी 5 होगी तो इसकी फिर 10 होगी, दुगनी होगी। लेकिन इधर दुगनी नहीं है, इधर यदि इसकी 5 है तो इसकी 6 हो गई, इसकी 6 है तो इसकी 7 हो गई, इसकी 7 है तो इसकी 8 हो गई। ये अधिक अधिक है, लेकिन दुगनी नहीं है। और ऊपर के जो 42 लिखे हैं, ये गुणित क्रम में है। गुणित कितना करना है, हमने 2 गुना किया, 4 गुना किया, 8 गुना किया, 16 गुना किया, ये तो संख्यात गुना हो रहा है, क्योंकि ये संख्याएं हैं, इनको हम गिन सकते हैं। यहां पर संख्यात गुना नहीं करना है, यहां असंख्यात गुना करना है। और असंख्यात गुणे में भी कैसे करना है, इन असंख्यात गुणे में जो सूक्ष्म वाले जीव हैं, इनमें आवली का असंख्यात्मा भाग ज्यादा है। आवली है, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, उन असंख्यात समयों का भाग लगाएं इस जगन अवगाहना में, और इस जगन अवगाहना में भाग करके फिर जो भागफल आए उससे गुणा कर दिया जाएगा, तो अगली अवगाहना निकलेगी। इस प्रकार से असंख्यात गुणा करना है। आवली के असंख्यात में भाग से गुणा करना है। आवली में जितने समय है उतने का भाग लगाएं, और भाग लगाने के बाद जो भागफल निकला उससे गुणा करना है। आगे जो निकलेंगी जो बादर जीवों की है, उन बादर जीवों में पल्य का असंख्यात्मा भाग का गुणा करना है। पल्य का असंख्यात्मा भाग, एक पल्य में जितने समय होंगे उसमें असंख्यात का भाग लगाएं, जो समयों की संख्या निकली उससे फिर गुणा करेंगे, तो ये पल्य के असंख्यात्मा भाग से गुणित क्रम करना है। तो सूक्ष्म जीवों में आवली के असंख्यात्म भाग से गुणा करेंगे, बादर जीवों में पल्योपम के असंख्यात्म भाग से गुणा करेंगे। इस प्रकार से ऊपर के 42 जीवों की बात करी, नीचे के 22 जीवों में गुणा कुछ भी नहीं करना है, ये अधिक अधिक क्रम वाले होते हैं। अब जो आगामी गाथाएं आ रही हैं उसमें केवल एक पर्याय को बता रहे हैं। पहली सूक्ष्म निगोदिया वाली पर्याय है, उससे जो वायु कायक वाली दूसरी पर्याय है, इसके पहुंचने में बीच में कितनी अवगाहनाएं आती हैं। तो यहां पर अपन सभी ने एक शब्द सुना होगा, षड्गुनी हानि वृद्धि होती है। षड्गुनी हानि वृद्धि में क्या होता है, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। इसी तरह से वृद्धि होती है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ऐसे 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानियां होती हैं। यहां चूंकि हम एक अवगाहना से दूसरी अवगाहना में जा रहे हैं और दूसरी अवगाहना बढ़ते क्रम में है, इसीलिए इधर 6 गुनी हानि नहीं करनी है, इधर केवल 6 गुनी वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तभी तो हम उत्कृष्ट अवगाहना तक पहुंचेंगे। जब हम 64 से 1 नंबर तक आएंगे तो हानि करेंगे, क्योंकि 64 से घटते क्रम में आना है तो हानि की जाएगी। 1 नंबर से 64 तक जाना है, बढ़ते क्रम में है, इसीलिए यहां वृद्धि की जाएगी। दूसरी चीज, यहां चूंकि अवगाहना का प्रसंग है और अवगाहना किसी भी जीव की अनंत में नहीं होती। अवगाहना होगी तो संख्यात परमाणु होंगे या असंख्यात परमाणु होंगे, अनंत से संबंधित अवगाहना का कोई विषय नहीं होता। इसीलिए यहां पर षड्गुनी हानि वृद्धि ना होकर के यहां 4 गुणी वृद्धि ही लगानी है। अब 4 गुणी वृद्धि में क्या लगाया जाता है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। इस प्रकार से 4 वृद्धि लगेंगी। इन 4 वृद्धियों को अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे ये वृद्धि लगाई जाएगी। जैसे कोई भी संख्या अपन लेते हैं, मान लो हमने 100 की संख्या ली है, ठीक है, ये 100 की संख्या ली,
अब इसमें अपन को असंख्यात भाग वृद्धि करना है, फिर संख्यात भाग वृद्धि करना है, फिर संख्यात गुण वृद्धि करना है, फिर असंख्यात गुण वृद्धि करना है। 4 प्रकार की वृद्धि होगी। सबसे पहले कौन सी है? असंख्यात भाग वृद्धि, इनको देख लें। दूसरा क्या है? संख्यात भाग वृद्धि। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? संख्यात गुण वृद्धि। और फिर चौथे नंबर पर आएगा असंख्यात गुण वृद्धि। ये 4 प्रकार की वृद्धि होगी। हमने बताया अनंत वाली गुण वृद्धि या भाग वृद्धि नहीं होती, इसको बोलते हैं चतुस्थान पतित। 4 स्थानों पर इसकी वृद्धि होगी। मान लो कोई भी हमारी संख्या एक हमने 100 ली, जैसे हमने जब आलाप पद्धति पढ़ाई थी तो आलाप पद्धति में भी ये षटगुणी हानि वृद्धि का एक रूप आया था। और षटगुणी हानि वृद्धि में हमने एक उदाहरण आपको दिया था कि मान लो हमने 1 किलो चांदी खरीदी, 1 किलो चांदी 1 लाख रुपए की खरीदी। अब 1 लाख रुपए की चांदी खरीदने के बाद हमारे पास चांदी एज इट इज रखी हुई है, लेकिन उसका रेट बढ़ गया। अब उसका रेट क्या बढ़ गया? मान लो जो 1 लाख रुपए की थी अब वो 1000 रुपए ज्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगी? 1 लाख 1000। हम इसको क्या कहेंगे? कितनी वृद्धि? वृद्धि तो हुई ना। इन 4 में वृद्धि हुई कि नहीं? चारों वृद्धि है, लेकिन इन 4 में से कौन सी वृद्धि कहलाएगी? अभी वो 1% की वृद्धि हुई। 1 लाख में मात्र 1000 की वृद्धि हुई है, वो उसका 100वां भाग है, इसीलिए इसको बोलेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। वो असंख्यात भाग वृद्धि हुई। फिर 1 लाख 1000 से बढ़कर के अब 1 लाख 10,000 हो गई, तो हमने कहा ये संख्यात भाग वृद्धि हो गई, ये 10वां भाग वृद्धि हुई है। फिर 1 लाख की 2 लाख हो गई, तो अब क्या होगा? अब हम कहेंगे गुणी वृद्धि हो गई। लेकिन गुणी कितनी वृद्धि हुई? 2 गुनी, तो ये संख्यात गुण वृद्धि हुई। 1 के 2 लाख हो गए, फिर 4 लाख हुए तो भी संख्यात गुण वृद्धि है, क्योंकि 4 गुनी हुई। 1 लाख के 8 लाख हो गए तो 8 गुनी हुई। 1 लाख के 16 लाख हो गए तो 16 गुनी हुई। 1 लाख के 32 लाख हो गए तो 32 गुनी हुई। 1 लाख के यदि 64 लाख हो गए तो 64 गुनी हुई। ऐसे ये संख्यात चल रहा है। लेकिन संख्यात से बढ़कर के भी असंख्यात गुणी वृद्धि हो जाए, मतलब 1 लाख रुपए हमने लगाया था कभी और आज करोड़ों रुपए से ज्यादा हो गया, हम अभी नहीं लगा पा रहे हैं कि कितनी वृद्धि हो गई। 1 लाख से करोड़ों से भी ज्यादा हो गया, उसको बोलेंगे असंख्यात गुण वृद्धि। इसी तरह से यहां पर भी अवगाहना में लगाया जाएगा कि संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। ये जो आगामी 10 गाथाएं आ रही हैं, उन 10 गाथाओं में इन्हीं का वर्णन है, इसीलिए ये प्रसंग को हम आपको बता रहे हैं। देखें, जैसे मान लो हमारी संख्या 100 है और 100 में हम असंख्यात किसको माने? असंख्यात हम मान रहे हैं, मान लो 100 को, और संख्यात मान रहे हैं हम, मान लो 10 को। अब क्या करना है? असंख्यात भाग वृद्धि करना है। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 100, और असंख्यात भाग वृद्धि करना है, मतलब इस संख्या में असंख्यात का भाग लगाएं, जो भागफल आएगा वो इसमें जोड़ दें। क्या करना है? असंख्यात भाग की वृद्धि। तो इसका असंख्यात्मा भाग कितना होगा? असंख्यात किसको माना? 100, तो हम क्या करेंगे? 100 में 100 का भाग लगाया, कितना निकला? 1। अब इस 1 को इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 101। मतलब हमने 100 रुपए लगाए थे, 101 हो गए, तो वृद्धि तो हुई, वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? असंख्यात भाग वृद्धि। उस 100 रुपए का असंख्यात्मा भाग जितना होता है उतनी वृद्धि हो गई। अब क्या करना है? संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात हमने कितना माना? 10, तो हम क्या करेंगे? 100 में 10 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 10। अब इस 10 को इस 100 में जोड़ दो तो कितना हो गया? 110। पहले 101 हो रहा था, अब 110 हो गया। वृद्धि हुई कि नहीं हुई? ये कितनी वृद्धि हुई? पहले असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी, अब संख्यात भाग वृद्धि हुई है। इसमें हमने संख्यात का भाग लगाया, जितना आया उतनी वृद्धि हो गई। तो 10 आया था, 10 हमने बढ़ा दिया, 110 हो गया। तीसरा पॉइंट देखें, संख्यात गुण वृद्धि।
अब गुण वृद्धि करनी है, मतलब संख्यात हमने कितना माना 10, हमारी संख्या कितनी थी 100 में अब भाग नहीं लगाना है, अब गुणा करना है। जब 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो गया। अब जब 1000 होगा, अब 1000 को 100 में जोड़ दें, कितना हो गया 1100। ये कहलाएगी संख्यात गुण वृद्धि, ये संख्यात गुण वृद्धि। और असंख्यात गुण वृद्धि कितनी होगी, 100 में 100 का गुणा करेंगे, 100 गुणे 100 कितना हो गया ये 10,000। अब 10,000 को 100 में जोड़ दें तो कितना आ गया 10,100। ये संख्या बनी। अब सोचो जरा, हमने 100 रुपए लगाए थे, 100 का 101 हो गया, ये असंख्यात भाग वृद्धि हुई। 100 के 110 हो गए, ये संख्यात भाग वृद्धि हुई। 100 के 1100 हो गए, ये संख्यात गुण वृद्धि हुई। और हमने 100 लगाए थे, वो 100 के 10,100 हो गए, ये कहलाएगी असंख्यात गुण वृद्धि। इस प्रकार से ये लगाया जाएगा। अभी अपन ने ये सामान्य कथन पढ़ा है, ये सामान्य कथन है। अब इसी कथन में अब हम इसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट का भेद लाएंगे। असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य से कितनी, उत्कृष्ट से कितनी। संख्यात भाग वृद्धि जघन्य से कितनी, उत्कृष्ट से कितनी। संख्यात गुण वृद्धि जघन्य से कितनी, उत्कृष्ट से कितनी। और असंख्यात गुण वृद्धि भी जघन्य से कितनी होगी, उत्कृष्ट से कितनी होगी। ये जब 8 पॉइंट बनेंगे, ये 4 है, 4 का जघन्य और 4 का उत्कृष्ट, ये 8 पॉइंट बनेंगे। इन 8 के बीच में भी कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जो अवक्तव्य रहते हैं, जिसका कथन नहीं कर सकते। वृद्धि तो हो रही है, लेकिन वो असंख्यात भाग वृद्धि से ज्यादा है और संख्यात भाग वृद्धि से कम है। अब उसको कहां ले जाएंगे, तो वहां उन्होंने 2 शब्द डाल दिए, अवक्तव्य। अवक्तव्य जघन्य वृद्धि और अवक्तव्य उत्कृष्ट वृद्धि। इसी तरह से यहां पर भी हर एक चारों के बीच में ये 2-2 शब्द आएंगे। असंख्यात भाग वृद्धि जब शुरू करेंगे तो उसका जघन्य, फिर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, फिर संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य आएगा, तो इसके बीच में अवक्तव्य के भी जघन्य उत्कृष्ट भेद बनेंगे। ऐसे करके इन्होंने लगभग 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14 स्थान इसमें बनाए हैं। ये 14 स्थान जब अपन बनाएंगे तब पता चलेगा कि जघन्य अवगाहना से ये 14 स्थानों में भी बढ़ेगी संख्या। जैसे इधर हमने 100 से शुरू किया, 101 पहुंचा, 110 पहुंचा, 1100 पहुंचा, 10,100 पहुंचा, ये बड़ी है ना। तो इधर 101 से 110 के बीच में भी 9 स्थान और बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। 110 से 1100 के बीच में भी सैकड़ों स्थान बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। 111 भी बनेगा, 112 बनेगा, 113 बनेगा, 114 बनेगा, 1100 तक ले जाओ, इसके बीच में ये स्थान बनेंगे। इसी तरह 1100 से 10,100 के बीच में भी सैकड़ों स्थान बनेंगे। 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब तक 10,100 नहीं आ जाए। और फिर 10,100 के बाद भी कई सारे स्थान जाने के बाद फिर जो अवगाहना आएगी उसको बोलेंगे हम वायु कायिक की जघन्य अवगाहना। ये किसकी अवगाहना थी, ये हमारी सूक्ष्म निगोदिया की जघन्य अवगाहना। मान लो 100 परमाणुओं से बनी है। सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो जघन्य अवगाहना है, जो नंबर 1 पर है, उसकी 100 परमाणुओं से बनी है। अब वायु कायिक की जघन्य अवगाहना कितने परमाणुओं से बनेगी, मान लो कि वो पड़ रही है 1,00,000 परमाणुओं से। ये किसकी है, ये वायु कायिक की जघन्य अवगाहना 1,00,000 परमाणुओं से। तो यहां से 100 से 1,00,000 तक के बीच में कितनी वृद्धि हो रही है, ये सारी वृद्धि लगाई जाएंगी। असंख्यात भाग वृद्धि भी, संख्यात भाग वृद्धि भी, संख्यात गुण वृद्धि भी, असंख्यात गुण वृद्धि भी, और इनके बीच में अवक्तव्य वृद्धि भी हो रही है। ये जो 11 गाथाओं को छोड़ने के बाद फिर इन्होंने इस ग्रंथ में एक विशेषार्थ दिया है। जब तक आप उस विशेषार्थ को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सारा प्रसंग आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। अब अपन लोग उस विशेषार्थ को पढ़ेंगे और उस विशेषार्थ में जो उन्होंने अंक संदृष्टि दी हुई है, उस अंक संदृष्टि के उदाहरण को लेते हुए इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पेज नंबर इसमें निकाल लें। 11 गाथा के बाद है, 110 नंबर गाथा के बाद पेज नंबर इसमें 71 दिया हुआ है। इस 71 को समझे
और इस पेज नंबर 71 का विशेषार्थ समझ में आ जाएगा तो ये सारे प्रसंग समझ में आ जाएंगे और फिर उसके बाद वो गाथाओं का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब विशेषार्थ अपन इसका पढ़ेंगे। देखें, जघन्य अवगाहना के ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धि के क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि को क्रम से असंख्यात असंख्यात वार हो जाने पर और इन वृद्धियों के मध्य में अवक्तव्य वृद्धियों को भी प्रदेशोत्तर वृद्धि के क्रम से ही असंख्यात असंख्यात वार हो जाने पर जब असंख्यात गुण वृद्धि होते होते अंत में अपर्याप्त वायु कायिक की जघन्य अवगाहना को उत्पन्न करने में योग्य समर्थ आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात का गुणाकार आ जाए तब उसके साथ जघन्य अवगाहना का गुणा करने से अपर्याप्त वायु कायिक की जघन्य अवगाहना का प्रमाण निकलता है। क्या कह रहे हैं, ये जो जघन्य अवगाहना निगोदिया की थी, इसके बाद ये जो असंख्यात भाग वृद्धि की है, ये कितनी बार करना है, ये भी असंख्यात बार करना है। फिर संख्यात भाग वृद्धि ये भी असंख्यात बार होगी, फिर संख्यात गुण वृद्धि ये भी असंख्यातों बार होगी, फिर असंख्यात गुण वृद्धि ये भी असंख्यातों बार होगी और इनके बीच में जो अवक्तव्य वृद्धि हो रही है वो भी असंख्यातों बार होगी और फिर ये सारी असंख्यातों बार वृद्धि करते 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 वो अवगाहना धीरे धीरे बढ़ते 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 जब आवली का असंख्यातवा भाग प्रमाण वृद्धि हो जाएगी तब जाकर के वायु कायिक की जघन्य अवगाहना प्राप्त होती है। ये इन 4 लाइनों का अर्थ है। क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों की जो अवगाहना है ये आवली का असंख्यात्मा भाग प्रमाण अधिक अधिक लगानी है, ये उतनी गुणित करनी है। और जो बादल जीव थे उनमें पल्योपम के असंख्यात में भाग से गुणा करना था। तो यहां पर ये जो वृद्धि और गुणित कर रहे हैं अपन, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि आदि, ये करते करते असंख्यातों बार करना है इनको और इनको करने के बाद जब वायु कायिक की जघन्य अवगाहना आ जाएगी तब जाकर के ये इसकी अवगाहना खत्म होगी। अब उसके लिए क्या बता रहे हैं, देखें, यह सब पूर्वोक्त कथन अंक संदृष्टि के बिना अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता। अंक संदृष्टि का मतलब यहां पर ये जैसे हमने उदाहरण दिया है 100 का उदाहरण देकर के 101, 110, 1100, 10,000 100 ला दिए, इसी तरह से ये उदाहरण देंगे। एक अंक को मान करके कल्पना करके उसको अंक को अपन स्थापित करेंगे और उससे ये सारी चीजों को घटाएंगे तो अंक संदृष्टि से ये उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखें, वह इस प्रकार है। कल्पना कीजिए कि जघन्य अवगाहना का प्रमाण 960 है। अब अपन को जो हमने ये 100 माना था, अब यहां अपन को 960 मान करके चल रहे हैं। 960 के उदाहरण में ये सारी चीज आसानी से घटित हो जाएगी, इसीलिए इन्होंने 960 को मान्य किया है। आइए देखें, इस उदाहरण को अपन बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। देखें, यहां इन्होंने कल्पना करके एक अंक स्थापित किया 960 का। इसको आधार बना करके अब अपन को सारी अंक संदृष्टि समझनी है। यहां पर हमने बताया ना कि जैसे अभी अपन ने 4 स्थान देखे थे, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि आदि, इधर अब 14 स्थान लगभग बताएंगे क्योंकि 4 के जघन्य, 4 के उत्कृष्ट और बीच में अवक्तव्य भी आएगा। उसको अपन को समझना है ये 14 स्थान कैसे बनेंगे। अब इधर अपन देखें कि ये जो 960 है, अब इसमें संख्यात 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसको भी समझ लें। पहले तो होता है संख्यात, फिर होता है असंख्यात, फिर होता है अनंत। संख्यात उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकें, असंख्यात उसे कहते हैं जिसको गिन नहीं सकते लेकिन जिसका अंत होता है वो असंख्यात है। और फिर असंख्यात के आगे अनंत संख्या आती है जिसका अंत ही नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। जो संख्यात होती है संख्या, उसके 3 भेद किए जाते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जैसे संख्यात है, मान लो संख्या अपनी 1 से लेकर के 100 तक है, तो अपन 1 को तो कुछ भी नहीं माना जाता है, 2 से संख्याओं की शुरुआत होगी, तो 2 हो गई है जघन्य संख्यात, इसको अपन जघन्य संख्यात कहेंगे। और 100 हो जाएगी ये अपनी उत्कृष्ट संख्यात। और उत्कृष्ट संख्यात के बीच में अब 2 से 100 के बीच में जो संख्याएं बची 3 से लेकर के 99 तक, उसको बोलेंगे मध्यम संख्यात। तो ऐसे संख्याओं के 3 भेद करेंगे, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात।
असंख्यात किसे कहते हैं? जब ये उत्कृष्ट संख्यात है, उत्कृष्ट संख्यात से एक अधिक कर दे तो फिर असंख्यात शुरू हो जाता है। उत्कृष्ट संख्यात से एक अधिक करेंगे तो असंख्यात शुरू हो जाएगा। मान लो हमने उत्कृष्ट संख्यात 100 लगाया था तो 101 से अब असंख्यात शुरू हो जाएगा। ये असंख्यात शुरू हो गया। अब इस असंख्यात के भी 3 भेद किए जाते हैं। सबसे पहले होता है परिता संख्यात, फिर होता है युक्ता संख्यात, फिर होता है असंख्याता संख्यात। असंख्याता संख्यात ये अलौकिक गिनती कहलाती है। ये केवल अपने जैन धर्म में ही मिलेगी और कहीं भी किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म संस्कृति में ये नहीं है। ये केवल हमारे आचार्यों की, हमारे केवली भगवान की देन है। कौन कौन सी? असंख्यात के 3 भेद कर दिए, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। इन तीनों के भी पुनः 3 भेद करते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट से। जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम परिता युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। तो जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। ऐसे ये 9 भेद बनेंगे असंख्यात के। इसी तरह से 9 भेद फिर अनंत के बनते हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। परितानंत के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। युक्तानंत के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और अनंतानंत के भी 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। अब ऐसे 9 अनंतानंत के, 9 असंख्यात के और 3 संख्यात के। संख्यात में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट बस। ऐसे 21 प्रकार की संख्याएं होती हैं। ये 21 प्रकार की संख्याएं इसी ग्रंथ में वर्णित की गई हैं। ये संक्षेप में हमने आपको बता दिया। अब अपन को क्या देखना है? चूंकि हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो असंख्यात भाग वृद्धि का है और संख्यात भाग वृद्धि का है। इधर अनंत का कोई काम नहीं है, इसलिए अनंत की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यहां जो लेना देना है वो परिता संख्यात से है, वो भी परिता संख्यात के जघन्य से लेना देना है। जैसे हमने बताया 100 यदि हमारा उत्कृष्ट संख्यात है तो फिर 101 हमारा जघन्य असंख्यात होगा। तो ये जघन्य असंख्यात कौन सा होगा? जघन्य परिता संख्यात। और मान लो परिता संख्यात 1000 तक चलेगा तो 101 हो गया जघन्य परिता संख्यात, 1000 हो गया उत्कृष्ट परिता संख्यात और 101 से लेकर के 999 तक की जो राशि है उसको बोलेंगे मध्यम परिता संख्यात। जो उत्कृष्ट परिता संख्यात होगा उसमें 1 जोड़ दे तो जघन्य युक्ता संख्यात आ जाएगा। फिर इसी तरह से उत्कृष्ट युक्ता संख्यात में 1 जोड़ेंगे तो जघन्य असंख्याता संख्यात आ जाएगा। इस प्रकार से ये संख्याएं चलती हैं। अभी अपन को इसको देखना है। अब इसको देखें इधर किस तरह से लगाना है। इधर इन्होंने 960 अंक माना है और जघन्य संख्यात का प्रमाण कितना लिया? जघन्य संख्यात इसको लिया है 2, जघन्य संख्या 2। और उत्कृष्ट संख्या कितनी ली है? उत्कृष्ट संख्यात ये लिया इन्होंने 15। जब उत्कृष्ट संख्यात 15 हो गया तो असंख्यात जघन्य कितना होगा? 16। 1 अधिक करना है, उत्कृष्ट संख्यात से 1 अधिक करेंगे तो जघन्य असंख्यात आ जाएगा। तो अपन इधर लिखेंगे जघन्य असंख्यात। ये असंख्यात कहे या परिता संख्यात कहे, ये एक ही चीज है। ये 16 आ गया। अब अपन को इधर भाग निकालना है, कैसे भाग वृद्धि होगी। असंख्यात भाग वृद्धि कैसे होगी, संख्यात भाग वृद्धि कैसे होगी, संख्यात गुण वृद्धि कैसे होगी, असंख्यात गुण वृद्धि कैसे होगी। आइए देखें, इसको पढ़ते चले। इस जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना का ही भाग देने से 1 लब्ध आता है, उसको जघन्य अवगाहना में मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान कहलाता है। आदि स्थान का मतलब जघन्य स्थान। अब अपन को इधर देखना है, सबसे पहले नंबर पर क्या लिखेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य। फिर आएगा असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। ये 2 निकालेंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य कब निकलेगी? जब इसमें अपन
जो संख्या है उसी संख्या का भाग लगाएंगे, क्योंकि असंख्यात्मक भाग निकालना है तो उसमें उसका ही भाग लगाएंगे तो एक भाग निकलेगा, और एक भाग की वृद्धि कर देंगे। 960 में 960 का भाग लगाए तो कितनी बार गया? एक बार। अब इस एक को 960 में जोड़ दें तो ये हो जाएगी 961। ये हो गई अपनी असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, मतलब निगोदिया जीव से थोड़ी सी बड़ी अवगाहना होगी तो 961 के हिसाब से बन जाएगी। फिर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे? असंख्यात का जो जघन्य स्थान था 16, उस 16 से भाग देंगे 960 में। जब 16 का भाग इसमें 960 में देंगे तो ये 60 बार जाएगा। अब इस 60 को 960 में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1020। ये आ गया। इधर असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य 961, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020। अब देखिए इधर फिर संख्यात भाग वृद्धि करना है। अब संख्यात भाग वृद्धि करेंगे तो संख्यात भाग, संख्यात किसको माना था? जघन्य माना था 2 और उत्कृष्ट माना था 15। अब अपन को जघन्य निकालना है तो जघन्य निकालने के लिए हम 15 का भाग लगाएंगे तो छोटा स्थान निकलेगा। जैसे ही 15 का भाग लगाएंगे 960 में तो ये 64 बार जाएगा, और 64 बार जाने से इस 960 में 64 जोड़ेंगे तो 1024 हो गया। अब संख्यात भाग वृद्धि ये हो गया जघन्य। अब इस संख्यात भाग वृद्धि का अपन उत्कृष्ट निकालेंगे। संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट जब निकालेंगे तो इसी में अब 2 का भाग लगाएंगे 960 में, और जब 960 में 2 का भाग लगाओगे तो 480 बार जाएगा, और 480 जाएगा। अब 480 को 960 में जोड़ोगे तो ये आ गया 1440। अब इधर ये देखना है, इनका कहना ये है कि असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य 961 थी, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट 1020 है। अब ये असंख्यात भाग वृद्धि जो उत्कृष्ट थी 1020 और संख्यात भाग वृद्धि जो जघन्य 1024 है, इसके बीच में 3 अंक रह गए, 20 से 24 आ गया। ये उत्कृष्ट था, ये जघन्य है, तो इसके बीच में ये जो वृद्धि हुई है 1021, 1022, 1023, इसको क्या कहेंगे? तब इसको इन्होंने एक शब्द दिया, अवक्तव्य भाग वृद्धि। तब इधर एक शब्द निकलेगा अवक्तव्य भाग वृद्धि। अब ये अवक्तव्य भाग वृद्धि 3 अंकों की हो रही है, 1020 से लेकर के 24 तक, तो 21, 22 और 23। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य हो जाएगी 21 और अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट हो जाएगी 23। ये उत्कृष्ट हो जाएगी 1023। इस प्रकार से इन्होंने ये संदृष्टि पूरी बताई है कि हर जगह जब हम असंख्यात भाग वृद्धि निकालेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालेंगे तो इनके बीच में अवक्तव्य भी आएगा। और ये देखो बढ़ते क्रम में है, 961 से 1020 ज्यादा है, 1020 से 1021 ज्यादा है, 1021 से 1023 ज्यादा है, 23 से 24, 24 से 1440। ये अभी अपन ने असंख्यात भाग वृद्धि देखी है। अब इसके बाद गुण वृद्धि देखेंगे। गुण वृद्धि देखेंगे तो इधर फिर गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 15 का गुणा करेंगे। गुणा करके जब ये राशि निकालेंगे तो और अधिक पहुंचेगी। यही इधर इन्होंने लिखा है, बस इसी को अपन को समझना है। देखें इधर तक 6 भाग बन गए, अपने 6 विशेषताएं बन गई। 6 के बाद और नीचे जाएंगे तो करीब 8 अभी और बनेंगी। बस ये जो 14 स्थान बनते हैं, इन 14 स्थान में वृद्धि होते 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 फिर वायु कायिक की अवगाहना तक पहुंचेंगे, तब जाकर के वायु कायिक की अवगाहना प्राप्त होगी। अब जब वायु कायिक की अवगाहना प्राप्त हो जाएगी तो वायु कायिक से तेज कायिक तक पहुंचने में भी यही 14 स्थान फिर बनेंगे। इसी तरह से पहले स्थान से लेकर 64वें जीव तक हर बीच में, हर 2 जीवों के बीच में इस तरह से स्थान बनते जाएंगे और उनके बीच में असंख्यातों मध्यम अवगाहनाएं भी आएंगी। ये वर्णन इस ग्रंथ में इन आगामी 10-11 गाथाओं में किया गया है। आज की कक्षा में अपन ने एक भूमिका स्वरूप के इन गाथाओं में किस चीज का वर्णन है उसका हमने आपको संक्षेप में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। असंख्यात भाग वृद्धि कैसे होती है, संख्यात भाग वृद्धि कैसे होती है, संख्यात गुण वृद्धि कैसे है और असंख्यात गुण वृद्धि कैसे होती है, और उनके बीच में अवक्तव्य वृद्धि कैसे होती है,
इसको समझा। इस विशेषार्थ को आज अभी समय हो गया, अपन कल की कक्षा में फिर से इसको पूरा पढ़ करके और इसी विषय को पुनः समझेंगे और फिर गाथाओं से अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। कितना लगा पाते हैं ये कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।